तो राइट डाउन समरी ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। राइट डाउन समरी ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। राइट डाउन समरी ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। तो जैसे कि एक डेरिवेशन कराया हमने, तो डेरिवेशन कराने के बाद जब हम न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे तो हर जगह डेरिवेशन काम नहीं आएगा। तो रेडियस का जो वैल्यू है वो लिख लो। रेडियस का वैल्यू कितना लिखवाया था? आर एन इक्वल टू 0.5 एन स्क्वायर बाई, किसमें वैल्यू आता है? अब नेक्स्ट लिखना वी एन इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमने लिखा था ई एन, ये बैच थर्ड और फोर्थ पीसीएम को नहीं करवाया तो डायरेक्ट अभी लिख लेना। ई एन एनर्जी ऑफ nth सेल, एन सेल का निकालना है। तो एनर्जी निकालेंगे तो वैल्यू आता है वो -13.6 से जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। और वो जो बोल रहे थे जूल में पर मोल आएगा, एटम नहीं आएगा। कन्वर्जन में पर मोल आ जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये तीन हमने रेडियस, ऑर्बिट का रेडियस निकालना, वेलोसिटी निकालना और एनर्जी निकालना, ये बताया था। रेवोल्यूशन पर सेकेंड यानी टाइम पीरियड, इक्वल टू टाइम पीरियड, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, यानी 2πr/v। जो वैल्यू आता तो डायरेक्ट याद रखने का 1.52 इंटू 10⁻⁻16 n³/z²। और रेवोल्यूशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन लगेगा? रेवोल्यूशन पर सेकेंड v/2πr। v/2πr। और ये वैल्यू रिवोल्यूशन पर सेकेंड आ गया था 0.657 इंटू 10⁻16 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो ये इतना पॉइंट याद रखना है। और क्या याद रखोगे? एम वी आर इक्वल टू NH/2π। और सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी फोर्स इक्वल टू kZe² बाई r²। और सेंट्रीफ्यूगल, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, सेंट्रीफ्यूगल क्या हो जाएगा? mv² बाई r। कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इसी से बनाना होगा तो हम ये लगा देंगे। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन यही होता है ना। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होते हैं, बस साइन का डिफरेंस होता है। और ये जो एनर्जी हम निकाल रहे हैं वो किसका है? टोटल है। और पोटेंशियल एनर्जी भाई 2 हो जाएगा। ये सब हम क्वेश्चन बनाएंगे अभी।
अब यहां से हेडिंग डालना एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब धीरे धीरे हम इंटर करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, क्योंकि वो पढ़ाया नहीं ना, तो हेडिंग पहले डाल लो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पहले पढ़ने के पहले ये लिख लिए क्या? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ने के पहले हम सारे हाइड्रोजन एटम का जितने भी ऑर्बिट है उसका एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, ये फॉर्मूला लगेगा। टाइम पीरियड मतलब इलेक्ट्रॉन जो एक चक्कर लगा रहा है ना, उसका टाइम कितना लगेगा। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा ना, एक इलेक्ट्रॉन्स को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम रिक्वायर्ड। तो एक चक्कर लगाने के लिए क्या होगा, ये कल क्लास में बताएंगे तीनों। एक चक्कर लगाने में डिस्टेंस कितना कवर करेगा और उसका वेलोसिटी, तो वैल्यू दोनों को रख देंगे, ये वैल्यू आ जाता है। और ये है एक सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा, उल्टा टाइम पीरियड के उल्टा फ्रीक्वेंसी, 1 टाइम पीरियड हो जाएगा यह। तो अब यहां पर 2πr जिस ऑर्बिट में घूमेगा उसका रेडियस और उसका वेलोसिटी पुट कर देंगे, डायरेक्ट ही आ जाएगा। तो क्लास में भी यही बोलेंगे कि रेडियस और उसका वेलोसिटी का वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा। तो हमें डेरिवेशन में बस ये ध्यान में रखना है कि पुट करने के बाद ये आता है, क्योंकि न्यूमेरिकल से ये पूछेगा, इसमें डेरिवेशन की कोई नीड नहीं है। लिख लिए क्या? तो हेडिंग डालना एनर्जी ऑफ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हम पहले एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दिस वन इज ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 4। अब मैं क्या करूं, इस ऑर्बिट को ऐसे नहीं लिखे, लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं। दिस वन इज ऑर्बिट नंबर 1, दिस वन इज ऑर्बिट नंबर 2, दिस वन इज ऑर्बिट नंबर 3, दिस वन इज ऑर्बिट नंबर 4, दिस वन इज ऑर्बिट नंबर 5, दिस वन इज ऑर्बिट नंबर 6। और ध्यान रखना इस चीज से, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनाता है। तो ये हाइड्रोजन के लिए हमने ऑर्बिट ड्रॉ कर दिया। अब हम एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट का हम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या है फॉर्मूला, -13.6 इंटू Z²/n²। हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं तो Z का वैल्यू क्या होगा, अपॉन n², 1 का स्क्वायर, ऑर्बिट नंबर 1। तो ऑर्बिट नंबर 1 का निकाल रहे हैं इसलिए वैल्यू n = 1 आएगा, और हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं इसलिए H का वैल्यू 1 आएगा। Z क्या आएगा, 13.6, हाँ, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी ये जो हाइड्रोजन एटम है उसका पहला ऑर्बिट का जो वैल्यू आया एनर्जी का, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद रखने के लिए है। अब सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी तुम लोग निकालो, थर्ड फोर्थ सबका निकालो, आ गया। तो ये ऑर्बिट का निकाल के याद रखना है, सबका निकालो, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। तो नीचे लिखना एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, और ये याद करके ही रखना है हाइड्रोजन के लिए। और ध्यान देना इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से बनाएगा इसको और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को लेके। कैलकुलेट हो गया, तो ये हो जाएगा n = सेकेंड ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा, -13.6
1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -13.6 अपॉन 4, ये आ जाएगा 3.4। तो यहाँ एनर्जी आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब उसी तरह से ऑर्बिट नंबर थर्ड का निकालेंगे, -13.6, 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 9, 3 का स्क्वायर, तो -13.6 अपॉन 9, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा -1.51। तो देखो माइनस में वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। अब फोर्थ का निकालो, तो n = 4 के लिए क्या हो जाएगा एनर्जी, हम किस, हाँ तो ये हो जाएगा -13.6 अपॉन 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा -0.85, और ये कितना हो जाएगा 0.5। तो एटलीस्ट 5 तक याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स इजी लगता है, फास्ट बनता है। n = 5 के लिए क्या हो जाएगा, -13.6 अपॉन 25। अभी कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, तो डायरेक्ट लिख लो। 6 का क्या आ रहा है, -6 तक नहीं याद रखना हमारा। इनफाइनाइट का क्या आएगा, 6 तक ही याद रखना है। इनफाइनाइट का क्या आ जाएगा, 0। तो माइनस से कहाँ गया, 0 की तरफ। तो एक चीज हमें ऑब्जर्व हुआ कि एनर्जी बढ़ रहा है, और माइनस से कहाँ जा रहा है, 0 के पास, यानी जो सबसे लास्ट वाला सेल है उसका एनर्जी 0 है, और जो फर्स्ट वाला है उसका एनर्जी सबसे कम है। ठीक है ना। अब इससे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जोड़ेंगे। कोई डाउट नहीं है ना। तो अब इससे क्वेश्चन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कैसे पूछेगा, तो अब उसको हम जोड़ रहे हैं। अब हेडिंग डालना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, राइट डाउन हेडिंग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और ध्यान से सुनना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो ध्यान से उसको सुनना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, अब समझ में भी आएगा। चलो, तो पहले पढ़ाने के पहले एक तुम लोग को एनिमेशन दिखा दे रहा हूं मैं, तो ध्यान से बस देखते रहना। ये बोहर है, देखो कैसे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे आए तो एक लाइट इमिट हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे एक्साइटेड दिखाया गया है। तो कैसे जंप मारा इलेक्ट्रॉन, तो कैसे जंप मार के पहले में आया है, एक्साइटेड हुआ है। तो हर बार जो फिर लाइट इमिट किया, जितना बार वो जंप मारेगा उतना बार लाइट इमिट करेगा वो, फिर लाइट इमिट करेगा, हर बार लाइट इमिट करेगा जब उसका डी एक्साइटेशन होगा।
पहले ऑर्बिट नंबर 1 में डी एक्साइटेशन हुआ था, अब ऑर्बिट नंबर 2 में हो रहा है। जितना बार डी एक्साइटेशन होगा उतना बार लाइट इमिट हो रहा है ना। जितना बार वो डी एक्साइटेड होगा तो उसके नीचे ऊपर स्पेक्ट्रम दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें हमें एनिमेशन एक बार और देख लेना। अब इसमें 2-3 चीजें, इसमें बात किया केवल इमिशन का, एब्जॉर्प्शन का क्यों नहीं। दूसरा बात तो ये है कि हमने तुम्हें डिसकंटिन्यूअस में केवल बता दिया था कि एब्जॉर्प्शन में कलरफुल जिंदगी के बीच में क्या होता है, डार्क होता है। ऐसा क्यों? और उसमें इमिशन में बताया था कि डार्क के बीच में कलर, ऐसा क्यों? तो क्यों का जवाब अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आएगा। और तो 2 चीजें ये हो गया। तीसरा, हम ज्यादा बात करेंगे इमिशन, मतलब ये सब क्वेश्चन एराइज करवा रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि कलर के बीच में डार्क ही क्यों आ गया था, डार्क के बीच में कलर क्यों आ गया था। पहला क्वेश्चन ये आया। दूसरा कि हम ज्यादा बात करेंगे इमिशन के बारे में, क्यों हम ज्यादा बात करेंगे इमिशन के बारे में। तीसरा, बोहर को क्या मिल गया था इससे, क्योंकि बोहर का मेन यही था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से सब कुछ एक्सपेरिमेंट मिला था। तो बोहर ने ऐसा क्या सर्च कर लिया था कि उसको ये सब चीजें मिल गए। तो ध्यान देना, बोहर में मेन ऑर्बिट है, अपना अपना ट्रैक है, वही ट्रैक मिल गया था उसको। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल देना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम लाइमन सीरीज, बामा सीरीज, ये सब पढ़ाने के पहले कुछ इसके इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं हम। तो एक कॉलम बनाना और इस कॉलम में लिखना हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन। हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन, हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन। स्पेक्ट्रम। और एक है हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम। अब देखो, एक चीज है कि पढ़ना, कि हमने पढ़ लिया कि ये डिसकंटिन्यूअस, वो एक होता है कि चीजें लिंक करके पढ़ रहे हो कि आखिर ये सब हो कैसे रहा, कैसे लिंक हो गया है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से, इमिशन से, एब्जॉर्प्शन से क्या लेना देना इस बोर का क्या इससे लिंक, कैसे लिंक हुआ होगा, ये सब चीजें समझना यहाँ पे। और अभी अभी हमने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था हाइड्रोजन का, सारे बातें करेंगे हाइड्रोजन का, ऑर्बिट नंबर 1 का, ऑर्बिट नंबर 2 का, सबका हमने एनर्जी बना के अभी अभी दिया था। तो अब बोहर ने तो एनर्जी बना के दिया, तो उससे पहले एक्सपेरिमेंट हुआ था ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हुआ था। तो अब ये एनर्जी उस समय नहीं आया था, हम यहाँ लिख रहे हैं ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 4। यहाँ है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ है -1.8, कितना है 85 ना, 1.51 -0.85 -0.5, चलो उतना ही लेते हैं। अब ये अपना अपना एनर्जी लेवल है, ये तो तब मालूम चला होगा ना जब बोहर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किया होगा, उससे पहले तो इसको नॉलेज तो होगा नहीं, क्योंकि हम पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। उन्हीं के बेसिस पे सब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करवाया था, हमने तुम्हें पहले एक्सपेरिमेंट करवा दिया था, और एक्सपेरिमेंट करवा के सब हमने निकाल दिया, और हमने बता दिया कि हर ऑर्बिट का अपना अपना एनर्जी होता है। अब सोचो कि मान लो कि यहां पर हाइड्रोजन एटम का, ये समझाने के लिए बोल रहा हूं, यहां पर हाइड्रोजन एटम का यहां पर इलेक्ट्रॉन है,
यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक और एनिमेशन दिखाऊंगा जहां पर पूरा सोडियम लैंप वगैरह के ऊपर इलेक्ट्रॉन जम्प कराया गया है। तो यहां पर मान लो इलेक्ट्रॉन है और हमने यहां पर बहुत तरह का रेडिएशन, ये मान लो हाइड्रोजन, क्या ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, हमने वहां दिखा दिया है कि उसके अंदर ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन है और बहुत सारे ऑर्बिट है। तो ये हाइड्रोजन एटम को मान लेना है, तो दिस वन इज हाइड्रोजन एटम। अब इस हाइड्रोजन एटम को हम बाहर से लाइट इमिट करवा रहे हैं, यानी अलग अलग वेवलेंथ का, इसको हम अलग अलग वेवलेंथ का हम रेडिएशन इसको दे रहे हैं, सोर्स दे रहे हैं, मतलब एनर्जी देने का काम कर रहे हैं। ये अलग बाहर से हम रेडिएशन इसको भेज रहे हैं, यानी तुम लोग कल डायग्राम में बनाया था सनलाइट में, तो उसमें अलग अलग वेवलेंथ का हम इसको रेडिएशन देने का काम कर रहे हैं। सबका वेवलेंथ अलग अलग है, सबका वेवलेंथ अलग अलग है, सबका वेवलेंथ अलग अलग है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां है, अब इस इलेक्ट्रॉन्स को अगर यहां जंप करके जाना होगा, ठीक है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन्स को यहां जंप करके जाना होगा, तो मान लेते हैं इसके पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, इसके पास 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, इसके पास मान लेते हैं 10 वोल्ट एनर्जी है। सबके पास लेमडा अलग है, लेमडा अलग होगा तो फ्रीक्वेंसी अलग होगा, फ्रीक्वेंसी अलग होगा तो एनर्जी अलग होगा। तो सारे फोटोन का, यानी सारे पैकेट ऑफ एनर्जी, जो भी पैकेट ऑफ एनर्जी है, मान लो एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, एक पैकेट ऑफ एनर्जी, सबके पास एनर्जी क्या है, अलग अलग है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को यहां जंप करके जाना होगा तो कितना एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा वो, तो यहां पर है -13.6 और यहां जाएगा तो -3.4। तो जब हमने उसमें लिखवाया था क्या बोर का पोस्टुलेट, तो E2 - E1, तो दिस वन इज E2 हायर, दिस वन इज E1। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा, इसमें से इसको करेंगे तो प्लस में आएगा। तो हम पहले E2 - E1 यानी हायर माइनस लोअर कर देते हैं, तो -3.4 -13.6 कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10.2। अब यहां पर 10.2 यानी यहां जाने के लिए उसको कितना एनर्जी चाहिए, 10.2। तो अब ऐसा नहीं होगा कि ये सबसे एनर्जी गेन करेगा, नहीं, जिस फोटोन के पास एग्जैक्ट वही एनर्जी होगा उसी पैकेट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। बहुत तरह की एनर्जी उस पे आ रहा था, लेकिन वो उसी पैकेट को चुरा लेगा जिसके पास एग्जैक्ट 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। समझ में आएगा, बाकी को नहीं चुराएगा, बाकी को यूजलेस है उसके लिए। अगर यहां से यहां जाना है तो उसको इतना का जो डिफरेंस आ रहा है उसी पैकेट के एनर्जी को चुराएगा, यानी बहुत सारा उधर से आ रहा है। अब जैसे मान लो हमें स्टूडेंट यहां लाइन में लगे हुए हैं और हमने बोला कि सब मार्क्स अलग अलग लेके आए, किसी के 98 है, किसी के 97 है। हमने बोला कि जिसका 85.3 होगा मैं उसी को सेलेक्ट करूंगा, बाकी हमारे लिए बेकार है, तो मैं केवल उन्हीं को खींच लूंगा जिसका 85.3% आया होगा, यानी एक वैल्यू हो गया, वो एग्जैक्ट उसी को यूज कर रहा है। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि अगर ये यहां से जंप करता है तो जितना एनर्जी का डिफरेंस आएगा वो उतना ही एनर्जी के वाला पैकेट को खींच लेगा, बाकी पैकेट उससे ट्रांसमिट हो जाएगा, निकल जाएगा। समझ में आया? जैसे मान लो तुम लूडो खेलते हो तो क्या होता है उसमें, मान लो तुम्हारा होम होने वाला अभी और तुम यहां पर बैठाए हो और तुम्हारे पास जो क्यूब है उसमें 1 नंबर भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 है। हमें एक नंबर केवल चाहिए होम करने के लिए, तो हमारे लिए तो ये सब बेकार है ना। जब जब आएगा वो, यानी जब ये आएगा उसको मैं क्या मार दूंगा, रिजेक्ट मार दूंगा,
केवल जब 1 आएगा तब हमारे लिए यूजफुल है, मैं उसको केवल यूज करूंगा, बाकी हमारे लिए क्या है, यूजफुल नहीं है क्या बाकी यूजफुल? लेकिन हम भेज रहे हैं सबको, यानी जब हम क्यूब खेल रहे हैं तो हमारे पास 6 चांस है आने का, 1 भी आ सकता है, 2 भी, लेकिन 2 आएगा तो हमारे लिए कोई काम का नहीं, 4 आएगा तो हमारे लिए कोई काम का नहीं, आज सब आएगा सभी, क्योंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी, भगवान थोड़ा ना है कि ये चले और एक आ गया। तो जब आएगा 1 तभी हम उसको एब्जॉर्ब मतलब खींचेंगे, बाकी हमारे लिए यूजलेस है। तो उसी तरह से ये जब इसको यहां से यहां जाना हो रहा था तो केवल उसी को ये खींच रहा था जिसके पास एग्जैक्ट एनर्जी उतना था, बाकी को नहीं खींच रहा था। एक पॉइंट क्लियर हो गया? अगर ये एनर्जी डिफरेंस जितना होगा उसी के, यहां पर बहुत सारे पैकेट एनर्जी है, यहां पर कमी नहीं है कि सर उसके पैकेट में मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, ये बहुत डिफरेंट टाइप के, तो एग्जैक्ट जितना डिफरेंस आएगा उतना ही मिलेगा। तो ये तो पॉइंट क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स को जंप करने के लिए, इसीलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पहले ये एनर्जी पढ़ाया जाता है ताकि ये चीजें समझ में आए। अब जितना एनर्जी डिफरेंस है उतना ही उस पैकेट को क्या करेगा, चुराएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, लाइट इधर से आ रहा था अलग अलग फ्रीक्वेंसी का, और यहां पर बैठा हुआ कौन, हाइड्रोजन। अब इसके अंदर, अब मान लो इसके अंदर लाइट इधर से आ रहा है, तो इस लाइट को पास करेंगे हम, तो प्रिज्म में कैसे दिखेगा, कंटिन्यूअस दिखेगा, ये तो कंटिन्यूअस दिखेगा। लेकिन मान लो उसका जंपिंग ये यहां से यहां जा रहा है, केवल 1 से 2 में जा रहा है, तो ये तो कंटिन्यूअस देंगे ना, यानी पूरा कलर होगा। लेकिन जैसे ये सब फ्रीक्वेंसी को इससे पास किया गया होगा तो यहां से ये इसके लिए यूजलेस है, क्योंकि इसके पास 10 है, 15 है, 13 है, 12 है, ये लेकिन इसके लिए यूजलेस नहीं, इस पे चुरा लेगा, और बाकी सब पास हो जाएगा, यूजलेस है इसके लिए। इसके मतलब जब इसको चुराएगा वहां से, तो वो तो वहां से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो, वो तो डार्क हो जाएगा वहां पे, क्योंकि वो उसने एब्जॉर्ब कर, इमिट कहां किया, सब इसके ऊपर पड़े, तो सबको ये क्या कर दिया, इमिट कर दिया, तुम निकल जाओ, तुम निकल जाओ, तुम निकल जाओ, और ये बोला तुम रह जाओ। तो जैसे ही रखेगा वहां पर क्या लाइन आ जाएगा, डार्क लाइन आ जाएगा। क्यूब खेल रहे थे तो हमारे को होम करने के लिए 1 नंबर चाहिए था, तो तुम जब क्यूब खेले तो 2 आया तो क्या बोलो, निकल जाओ, 3 आया निकल जाओ, 4 आया निकल जाओ, 5 आया निकल जाओ। लेकिन जैसे ही 1 आए तो क्या करो, उसको पकड़ लोगे तुम, ये हमारे काम का है। इसका मतलब 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 है, सब काम का है, और काम का नहीं है। जैसे ही 1 आया तो तुम उसको एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो इसको पास कर दिए तुम, और जैसे ही 1 आया उसको तुम, और फिर अगला अपना चाल चलोगे, तो ये लाइन क्या, यहां पर क्या हो जाएगा, गैप आ जाएगा। या ऐसे समझ लो कि हमें स्टूडेंट का सिलेक्शन करना है, हमने बोला जिसका एग्जैक्ट 85 आया मैं उसी को सिलेक्ट करूंगा, 95 वाला को हमें कोई काम का नहीं है। तो स्टूडेंट बहुत सारे बैठे हुए हैं जिसके पास अलग अलग मार्क्स है, पॉइंट वाइज भी मार्क्स है, 70 वाले भी है, 75 वाले भी है, 80 वाले भी है, 85 वाले भी है, 85.5 वाले भी है, 95 वाले भी है, और भी 80 नंबर वाला, 80.1 वाला भी है। मैं स्टूडेंट को देखते गया, ये आया निकल गया, हमारे काम का नहीं, ये पास हो गया, काम का नहीं, काम का नहीं, इसको मैं खींच लिया क्योंकि ये हमारे एग्जैक्ट सुटेबल में बैठ रहा था। तो ये नंबर जैसा था वैसा ही दिखेगा, लेकिन ये क्या दिख जाएगा, वैकेंट हो जाएगा, वहां खाली हो जाएगा, उसको तो इसने खींच लिया है, और बाकी ऐसे कलर दिख जाएंगे। तो उसमें कलर में क्या था, डार्क, तो सब लाइट इमिट हो रहा था, और जो पैकेट इसने एग्जैक्ट चुरा लिया था वहां पर क्या क्रिएट हो जा रहा था, डार्क, क्योंकि उसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब, और बाकी को एक किसने क्या कर दिया था, इमिट कर दिया था। समझ में आया कि एब्जॉर्प्शन में कलर के बीच में डार्क क्यों आया, क्योंकि जब पूरा रे चल रहा था तो कंटिन्यूअस था, और जो उसका काम का था यानी जहां ब्लैक कलर था वो उसने चुरा लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, वो भेज नहीं रहा, उसको इमिट नहीं कर रहा।
यहां से पूरा हम कलर दिए, कंटिन्यूअस दिए, हाइड्रोजन एटम से गुजरा, जो उसका काम का था उसने उसको चुरा लिया और बाकी को लाइट को पास कर दिया। तो जिसको चुरा लिया मतलब एब्जॉर्ब कर लिया तो पास ही नहीं हो रहा, तो वहां डार्क क्लियर क्रिएट हो जा रहा था। समझ में आया सबको? तो अब ध्यान देना, तो ये हमारे कलर के बीच में डार्क आ गया, पहले ध्यान से सुनना, इसके बाद में लिखवाएंगे। एक क्लियर हो गया? तो 2 पॉइंट हमने बताया। एक पॉइंट तो ये बताया कि जब जंपिंग होगा तो एग्जैक्ट जितना एनर्जी डिफरेंस होगा उतना ही पैकेट को क्या करेगा, चुराएगा, दूसरे को कुछ के काम का नहीं है। दूसरे उसके काम का नहीं है। समझ में आ गया? तो डिसकंटिन्यूअस मिलने का रीजन, डार्क मिलने का रीजन मतलब उसको उसने भेजा ही नहीं, यानी वहां पर गैप क्रिएट करवा दिया। ये चीजें क्लियर हो गया? तो डिसकंटिन्यूअस में डार्क मिलने का वजह समझ में आ गया। अब इससे जोड़ो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से क्या मिला होगा बोर को, बोहर सब रिलेट करो इसको। बोहर को क्या मिल गया? बोहर का तो ये तो ऑर्बिट मालूम ही नहीं था, तो बोहर को ये मिला कि इसने पता लगाने लग गया कि ये डार्क लाइन क्यों आने लग गया। इस डार्क लाइन क्यों मिलने लगे उसको? क्योंकि उसको ऑर्बिट नाम का कोई चीज नहीं मालूम था, रदरफोर्ड को ऑर्बिट नाम का चीज नहीं मालूम था। तब मालूम चला कि हो ना हो ये उसी पैकेट को चुरा रहा है, इसका मतलब उसका एनर्जी क्या है, फिक्स है, ये एनर्जी फिक्स है और उसी पैकेट को चुरा रहा है, इसीलिए वो ब्लैक कलर दिखा, वहां पर ब्लैक लाइन आ रहा है। इसका मतलब हो ना हो जब इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन हो रहा है तो वो उसी एनर्जी को चुरा रहा है, बाकी वेवलेंथ को इमिट कर दे रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका मतलब उसका जंपिंग हमेशा क्या हो रहा है, फिक्स हो रहा है। इसका मतलब उसका अपना एक ट्रैक है और उसी वो ट्रैक पे क्या हो रहा है, घूम रहा है। ये ट्रैक की वजह से इस चीज से आइडिया लगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ट्रैक पे घूम रहा है। अब इसका एक एनिमेशन दिखाऊंगा। जब ये यहां से, क्योंकि ट्रैक के बारे में रदरफोर्ड को नहीं मालूम था, जब ये ट्रैक छोड़ा और यहां गया तो जो एनर्जी डिफरेंस आया उसी को ये केवल क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, तो इसीलिए ये लाइन आया। तो कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का से जो एक्सपेरिमेंट हुआ, क्योंकि उसके पहले ऑर्बिट नहीं मालूम था और डिसकंटिन्यूअस इसको रिलेट किया, क्या कि डिसकंटिन्यूअस मिलने का वजह क्या है, ब्लैक कलर आने का वजह क्या है, तो क्यों नहीं कंटिन्यूअस आ रहा है। तो उसका रीजन निकला कि हो ना हो इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने क्या कर रहे हैं, ट्रैक में घूम रहे हैं, ऑर्बिट में घूम रहे हैं। जब यहां से यहां जा रहा है और वो ट्रैक फिक्स है उसका, तो उतना ही पैकेट को चुरा रहा है। अगर यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा तो इतना एनर्जी को चुराएगा उसमें से, क्योंकि इसके पास बहुत एनर्जी है, अलग अलग जितना तुम चाहो, ठीक है। जैसे मार्केट में परचेज करे गए, जिस टाइप का कपड़े परचेज करना उस टाइप का परचेज कर लो, वो एज पर योर चॉइस है। इसके पास बहुत सारे एनर्जी है, तो ये एनर्जी उसी को चुराया, इसीलिए दूसरा गैप आया। समझ में आया क्या? तो इस चीज को आइडिया, मतलब आइडिया लगाया ये कि हो ना हो इलेक्ट्रॉन्स का अपना क्या है, ट्रैक है, ऑर्बिट है। तो एब्जॉर्प्शन वाला क्लियर हुआ। अब ध्यान देना, अभी लिखवाऊंगा, पहले समझ लो इसको। इमिशन, अब ध्यान देना एक चीज और, अब ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जंप किया और फिर पैकेट को चुराया, फिर यहां से यहां, यानी टपक टपक के ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। यानी जब तुम्हें 10वें फ्लोर पे चढ़ना होगा तो तुम ऐसे नहीं चढ़ोगे कि यहां पर खड़े हुए फिर यहां गए, फिर यहां गए, यहां गए, ऐसे नहीं होगा, 1 बाय 1 नहीं होगा। क्योंकि यहां जाने के बाद वो तुरंत डिक्साइटेशन होता है, तुरंत नैनो सेकंड में तुरंत वापस अपने पाथ पे लौटेगा वो। ये नहीं कि यहां गया, आराम से बैठा हुआ, फिर दूसरे पैकेट को चुरा के यहां गया। तो एक्साइटेशन के केस में या तो ग्राउंड से सेकंड पे जाएगा,
1 से 2 पे जाएगा, या 1 से, या ऐसा नहीं होगा कि 1 से 2 पे गया, 2 से 3 पे गया। लेकिन डी एक्साइटेशन के केस में ऐसा पॉसिबल है कि अगर 6 पे है तो आ सकता है, यहां है तो यहां भी आ सकता है, सारे पॉसिबिलिटी अवेलेबल है उसके पास। यानी जब ऊपर से नीचे आना होगा और पॉसिबिलिटी अवेलेबल, लेकिन जब नीचे होगा तो वो केवल एक ही बार, या तो 4 पे जाना है तो 4 पे जाएगा, 3 पे जाना है तो 3 पे जाएगा, 8 पे जाना होगा तो 8 पे जाएगा। ये नहीं कि एक बार 3 पे गया फिर 3 से 4 पे गया, ऐसा पॉसिबिलिटी, क्योंकि वो तुरंत वापस नैनो सेकंड में वापस भागता है। और जब डी एक्साइटेशन होगा तो हर केस पॉसिबल है। तो इसीलिए अब सोचो कि एब्जॉर्प्शन के अंदर केवल यहां से यहां, क्योंकि हर बार ग्राउंड स्टेट में होगा, यहां से यहां, यानी हर बार ग्राउंड स्टेट के बारे में हम देख रहे हैं, इसीलिए एब्जॉर्प्शन का इंपॉर्टेंस कम हो जाता है, क्योंकि हर बार हम ग्राउंड स्टेट से ऑब्जर्व करेंगे। और इमिशन के अंदर सारे स्टेट को हम ऑब्जर्व कर लेंगे, जितना टाइप का रेडिएशन निकलेगा सारे टाइप को। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है ना, क्या क्या हम बता रहे हैं। तो एब्जॉर्प्शन यानी एक्साइटेशन के केस में एक ही पॉसिबिलिटी है, यानी 1 से वो 2 पे जाए, 1 से 3 पे जाए, ऐसा नहीं कि 1 से 2 पे जाए 2 से 3 पे, ऐसा नहीं पॉसिबल है। लेकिन डी एक्साइटेशन के केस में सारे पॉसिबिलिटी उसके पास है। अगर 5वें फ्लोर पे है तो 5वें से 4 पे आ सकता है, 5वें से तीसरे पे आ सकता है, 5वें से दूसरे पे आ सकता है, 5वें से पहले पे आ सकता है। ये क्लियर हो गया। तो 3-4 पॉइंट हमने बताया, उसको समराइज कर दे रहा हूं मैं, कि जब एक्साइटेशन होगा तो ये उसी पैकेट को चुराएगा, और इसके अंदर से बहुत सारा रेडिएशन निकल रहा है, तो बहुत सारा रेडिएशन निकल रहा है तो वैसा ही लगेगा, और जिसको चुरा लिया उसको क्या कर देगा, लाइन क्रिएट कर देगा, क्योंकि वो तो ऑब्जर्व कर लिया है ना उसने, वो तो उसको ऑब्जर्व कर लिया है, तो वहां पर ब्लैक कलर लिख जाएगा। ये चीज समझ में आ गया। तो ये एनर्जी जितना है उतना ही, जितना एनर्जी का डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस को वो गेन करेगा, बाकी उसके लिए कोई काम का नहीं है। जो लूडो वाला एग्जांपल दे ध्यान में रखने का। अभी नहीं कि लूडो हम खेल रहे हैं तो हमारे पास सर यहाँ पर अगर हमारे को चलना है तो यहाँ पर कोई भी नंबर चल, हमने इसीलिए कौन सा एग्जांपल दिया, तुम लास्ट पोजीशन पे हो, तुम्हें एक नंबर होम वाला चाहिए, तो तुम्हारे अगर एक नंबर चाहिए होम के लिए तो 5 1 2 4 5 6 बेकार है तुम्हारे लिए। वो जब आएगा तुम उसको रिजेक्ट मार दोगे, उसको जैसा आएगा वैसे वापस चला जाएगा, और 1 आएगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लो, तो वहां गैप दिखा देगा। तो गैप क्यों आया, क्लियर हो गया। क्योंकि उस पहला पॉइंट ये है कि जितना एनर्जी का चेंज आएगा उतना ही वो फोटोन के एनर्जी को, उसी पैकेट को क्या कर लेगा, वो चुराएगा। और ये पैकेट के पास इनफाइनाइट एनर्जी है, कितना भी सोचो वैसा जिस टर्म में चाहिए उतना अवेलेबल है। क्लियर हो गए पॉइंट्स। इसीलिए क्या आता है, ब्लैक कलर बीच बीच में, डार्क के बीच में, कलर के बीच में ब्लैक आता है। जंपिंग क्लियर हो गया। जंपिंग एक ही बार पॉसिबल है, और वो भी कहां से, ग्राउंड से। ये नहीं कि 2 से नहीं करवा देंगे, 2 से 4 में सर चले जाए, नहीं, जंपिंग एक ही है। इसीलिए इमिशन एब्जॉर्प्शन ज्यादा नहीं आएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम ज्यादा इमिशन पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी है ना यहां से, और यहां पर 1000 पॉसिबिलिटी है। अब है यहां पर है इमिशन। इमिशन के अंदर कलर के बीच में, डार्क के बीच में कलर आ रहा है। अब सोचो, अब यहां पर हम लाइट नहीं पास कर रहे हैं, यहां पर लाइट क्यों नहीं पास कर रहे हैं, क्योंकि यहां रिलीज होता है, ये तो खुद गेन करके गया हुआ है, यहां लाइट एब्जॉर्ब होता है ना। यहां तो ऑलरेडी किस स्टेट में है, एक्साइटेड में है, तो उसमें एनसीईआरटी में लिखा भी है एक्साइटेड एटम, तो ये ऑलरेडी यहां पर है। इसको हम लाइट नहीं दे रहे हैं कि तुम लो लाइट, और फिर ये डी एक्साइट हो रहा है, और डी एक्साइट मतलब एक्साइट होके गया होगा, तो दिस वन इज ए केस ऑफ एक्साइटेशन। अब जब डी एक्साइटेशन हुआ होगा, एनर्जी जब लूज किया होगा, तो एनर्जी जब वो लूज किया होगा, तो अब यहां पर मान लो ये हाइड्रोजन का सैंपल एक्साइटेड है,
तो अभी तो कोई लाइट तो दिखा नहीं, इसका मतलब पूरा जिंदगी क्या है, ब्लैक ब्लैक है, कोई लाइट अभी पास नहीं हुआ है ना, अभी पूरा ये कैसा दिख रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट है, पूरा ये ब्लैक ब्लैक है। अब इलेक्ट्रॉन्स जंप मारा, तो जब जंप मारेगा तो एक लाइट इमिट करेगा, तो एक ही रेडिएशन होगा ना इसके अंदर है। तो अब जो उसका लेमडा होगा वो कलर दिखा देगा, यानी वो ये कलर हो जाएगा, बाकी लाइफ डार्क है। अगर ये जंप यहां से यहां हुआ तो दूसरे टाइप का एक लेमडा निकलेगा इसमें से, तो वो यहां कलर दिखा देगा। अगर ये जंपिंग यहां से यहां हुआ तो यहां दिखा देगा। समझ में आएगा? पहले से पूरा ब्लैक था, ये पहले से क्या था, कलर था, बीच बीच में जिसको वो खींच लिया था वो डार्क हो जा रहा था, और ये पहले से ही ब्लैक था, क्योंकि अभी लाइट थोड़ा ना हम पास कर रहे हैं, तो लाइट ऑलरेडी सब कुछ, हाँ सब कुछ एक्साइटेड में, यहाँ कलर नहीं है, पूरा ब्लैक। अब इसके अंदर जब एक्साइटेड होगा तो ये लेमडा 1 निकलेगा, लेमडा 2 निकलेगा, लेमडा 3 निकलेगा, जब जब वो निकलेगा तब तब वो लाइट इमिट करेगा, और अलग अलग लेमडा है तो अलग अलग ये कलर बीच बीच में दिखाई देगा। क्लियर हुआ कि इसमें कलर के बीच में डार्क क्यों और इसमें डार्क के बीच में कलर क्यों? और क्या हमें नहीं सोचना है, ऐसे ऐसे एक्साइटेशन नहीं सोचना है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये गलत तरीका है, होता ही नहीं उसके अंदर। लेकिन डी एक्साइटेशन सारे पॉसिबल है, वो किसी टाइप की एनर्जी को लूज कर सकता है, और जब वो लूज करेगा तो पूरा ब्लैक था, जब दिखा हो। ये क्लियर हो गया सबको? डाउट नहीं है ना इसमें? अगर इन डी एक्साइटेशन अगर पहले से दूसरे में आया और मतलब दूसरे से पहले में आया तो चलेगा, पर फिर से फोर्थ में आकर फोर्थ से थर्ड में आया वो भी पॉसिबल है, ऑल थिंग आर पॉसिबल। डी एक्साइटेशन के केस में सारे बताएंगे, वो अभी नंबर ऑफ कितना अलग अलग लेमडा वो इमिट करेगा वो सारे बताएंगे। यहाँ से सब कुछ पॉसिबल, यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ, यहाँ से इसमें, यहाँ से इसमें, यहाँ से यहाँ आके उसमें, ऑल पॉसिबिलिटी आर, वो हम बाद में काउंट करेंगे, उसका एक फॉर्मूला भी आता है। तो इमिशन ये क्लियर हो गया, इमिशन में क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ। तो पहले तो इसको लिखो, राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन, वाई इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम why in absorption spectrum dark line appear in between color line, dark line is appear in between color, why in absorption spectrum dark line appear in between color. Second, why in emission spectrum, why in emission spectrum, why in emission spectrum, why in emission spectrum color line appear in between black, why in emission spectrum why in emission spectrum color line appear in between black. तीसरा, in case of excitation, in case of excitation, in case of excitation
which packet of energy absorbed by electron, 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 किस पैकेट को अब्जॉर्ब करेगा, जितना उसका चेंजेज आएगा। इसीलिए एनर्जी हमने निकलवाया था तुम्हें, हाइड्रोजन का जो एनर्जी लिखवाया था इसीलिए निकलवाया था कि हर ऑर्बिट का एनर्जी। नेक्स्ट लिखना, हाउ डिसकंटिन्यूअस लिंक्ड बोहर थ्योरी, हाउ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, हाउ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम लिंक्ड विथ बोहर थ्योरी। क्या सोच के अपना थ्योरी दिया होगा, तो सबसे एग्जैक्ट चीजें क्या मिला उसको कि डिसकंटिन्यूअस क्यों आ रहा है, यानी कुछ ना कुछ लोचा है इसके अंदर, तभी तो डिसकंटिन्यूअस मिल रहा है। इसका मतलब वो उसी पैकेट को चुरा रहा है। कलर के बीच में डार्क क्यों आ रहा है, यानी उस पैकेट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। इसका मतलब वो एग्जैक्ट उसी लोकेशन में भाग रहा है, यानी कोई उसका दूसरा लोकेशन नहीं है। जब यहां से वो जंप मारा तो यहीं जा रहा है, यहां नहीं जा रहा है, मतलब ये दूसरा ऑर्बिट है। यहां से अगर जंप मारा, यहां से अगर जंप मारा तो एग्जैक्ट यहीं गया, कहीं यहां नहीं चला गया। अगर यहां जाता तो कुछ और ही उसको स्पेक्ट्रम में नहीं दिखता। इसका मतलब यहां से जा रहा तो एग्जैक्ट यहीं जा रहा है, यानी उसी पैकेट को चुरा रहा है, यानी उसी पैकेट को ऑब्जर्व कर रहा है। तब उसने सोचा कि कहीं ना कहीं ट्रैक है इसका इलेक्ट्रॉन्स के, कि रदरफोर्ड ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ऑर्बिट का नाम नहीं लिया था उन्होंने कि ऑर्बिट पे घूमता है। तो इस चीज से समझ में आया कि हो ना हो कि ये एग्जैक्ट लोकेशन पे भाग रहा है, इसका मतलब ये अपना एक पाथ बना पे घूम रहा है, और हर पाथ पे अपना अपना एनर्जी है, और वही एनर्जी को ये ऑब्जर्व कर रहा है। समझ में आ गया ना चीजें कैसे, तो ये चीजें तुम लोग लिखोगे। नेक्स्ट लिखना, हाउ दी जंपिंग इज पॉसिबल इन हाइड्रोजन एटम, हाउ दी जंपिंग इज पॉसिबल, इसमें ये लिखना है, अभी बता दे रहा हूं क्या क्या लिखना है। हाउ दी जंपिंग इज पॉसिबल इन हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट लिखना है, हाउ दी एक्साइटेशन इज पॉसिबल इन हाइड्रोजन एटम, हाउ दी एक्साइटेशन इज पॉसिबल इन हाइड्रोजन एटम, how the excitation is possible in hydrogen atom. Next point, why emission spectrum is more important than why emission spectrum of hydrogen is more important than, why emission of hydrogen atom is more important than absorption spectrum. इमिशन, क्योंकि जहां आगे अभी लाइन पढ़ाने वाला हूं, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, सब इमिशन का एग्जांपल है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है, एब्जॉर्प्शन में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो अब इसका तुम आंसर खुद से लिखोगे, मैं आइडिया बता दिया, क्योंकि ये सब चीजें बुक में नहीं मिलेगा कि यहां से ये लिंक करना है। समझ में आया क्या, बाकी अब जो पढ़ाऊंगा वो बुक में मिलेंगे। तो देखो पहला जो है, व्हाई द एब्जॉर्प्शन डार्क लाइन अपीयर, लिख लोगे ना, क्या लिखोगे, एग्जैक्ट उसी एनर्जी को पैकेट को क्या कर लेता है, चुरा लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए वहां पर डार्क दिखा देता है। व्हाई इमिशन स्पेक्ट्रम इज कलर अपीयर बिटवीन डार्क ब्लैक के बीच में, क्यों, क्योंकि उसके पहले से वो कलर थोड़े ना है, पहले से पूरा डार्क है। जो वो जंप मारेगा तो एनर्जी का चेंज आएगा, और वो एनर्जी का चेंज आएगा तो लेमडा दिखा देगा, यानी उसके बीच में कलर आ जाएगा। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ एक्साइटेशन पैकेट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व बाय इलेक्ट्रॉन, इन केस ऑफ एक्साइटेशन व्हिच पैकेट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व बाय, कौन सा पैकेट को ऑब्जर्व करेगा, एग्जैक्ट जितना एनर्जी का चेंज आएगा। तो इसमें ये लिखना है कि जितना एनर्जी का चेंज आएगा उतना ही वो ऑब्जर्व करेगा। हाउ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम लिंक विथ बोहर थ्योरी, कैसे, तो डिसकंटिन्यूअस में
जिसे डिसकंटिन्यूअस क्यों मिल रहा है? तो मिलने का रीजन क्या है? वो उस पैकेट को चुरा रहा है। कौन सा पैकेट को? जो उससे मैच करे। इसका मतलब यहां से यहां जंप होने का फिक्स एनर्जी है, इसका मतलब अपना ट्रैक है, तभी तो उसी को चुरा रहा है, दूसरे को क्यों नहीं चुरा रहा है? उसी को क्यों चुरा रहा है? क्योंकि उस पर एक अपना ट्रैक है और उसका एनर्जी गैप है, और वही उसी को चुरा रहा है, इसलिए डिसकंटिन्यूअस मिल रहा है। नहीं तो डिसकंटिन्यूअस मिलता और नहीं तो ऑर्बिट का सर्च हो पाता। तो नेक्स्ट है, हाउ इज जंपिंग इज पॉसिबल इन हाइड्रोजन एटम? तो जंपिंग, एक बार जंपिंग पॉसिबल है, एक से लेके ग्राउंड से कहा 2 से, ग्राउंड से लेके 3 पे, ग्राउंड से लेके हम 50 नहीं कर सकते कि 1 से लेके 3 पे, फिर 3 से 4 पे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखना है। नेक्स्ट, डी एक्साइटेशन कैसे पॉसिबल? एनी काइंड ऑफ डी एक्साइटेशन विल पॉसिबल। 4 से 3 पे आओ, 4 से उसका हम क्वेश्चन करवाएंगे भी। और वाई इमिशन स्पेक्ट्रम इज मोर इंपॉर्टेंट देन एब्जॉर्प्शन। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर हम केवल क्या सोच रहे हैं, यहां से यहां जाने सोच रहे हैं, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां नहीं सोच रहे हैं। तो यहां से यहां के बारे में कौन बताएगा? वो इमिशन वाला बता देगा। कैसे? जब इमिशन होगा तो यहां से यहां होगा, यहां से यहां होगा, यहां से यहां होगा, यहां से यहां होगा, यहां से यहां भी है। ऑल पॉसिबिलिटी, जितना तुम सोच पाओ, अभी आगे सोचवाएंगे तुम्ही से, कितना पॉसिबिलिटी, कितना नंबर ऑफ अलग अलग लाइन दे रहा है। तो वो सब करने के पहले तो मेरे को बस यही एक क्वेश्चन बता दो कि अगर 4 से 1 में आएगा तो कितना डिफरेंट टाइप का लेमडा क्रिएट करेगा। तो क्वेश्चन सब बताने के पहले बता दो मेरे को, क्वेश्चन लिख लो, हाउ मेनी डिफरेंट रेडिएशन इमिटेड, हाउ मेनी डिफरेंट रेडिएशन इमिटेड, हाउ मेनी डिफरेंट रेडिएशन इमिटेड, all possible radiation from n equal to 4 to n equal to 1। इलेक्ट्रॉन्स कहां से जंप कर रहा है? 4 से 1 में आना है। ऑल पॉसिबिलिटी देखना है कि ये कितने डिफरेंट टाइप का वेवलेंथ क्रिएट कर सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन्स को फाइनली कहां आना है? 1 में आना है। तो कैसे कैसे आएगा? यानी तुम 4th फ्लोर पे हो और तुम्हें ग्राउंड फ्लोर पे आना है, कैसे आओगे? डायरेक्ट छलांग मार दो, या पहले 3 पे आओ, 3 से 2 पे आओ, 2 पे 1 पे आओ, या 4 से 2 पे आ जाओ, 2 से 1 पे आ जाओ। हालांकि इसके बाद में पढ़ाऊंगा ये क्वेश्चन। कितना आएगा? 3 4 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 6 आएगा। देखो कैसे, चलो यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां से यहां, यहां से, तो जितना बार एनर्जी चेंज होगा उतना बार अलग अलग लेमडा क्रिएट करेगा, और कोई भी एनर्जी मैच नहीं करेगा। कि सब अभी अभी एनर्जी कैलकुलेट करवाया था मैंने, कोई भी एनर्जी का डिफरेंस मैच नहीं करेगा। जब एनर्जी का डिफरेंस मैच कर जाएगा तो उसका लेमडा भी मैच कर जाएगा। कोई भी एनर्जी का डिफरेंस मैच नहीं करेगा। इसका मतलब ये सब लेमडा का वैल्यू अलग अलग है। दिस वन इज लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, सबका लेमडा अलग अलग आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट वो यहां आ जाए, तो ये भी एनर्जी डिफरेंस किसी से मैच नहीं करेगा, इसका और इसका, तो लेमडा 4। ऐसा हो जाए कि यहां से यहां आए और यहां से यहां आ जाए, तो यहां से यहां तो मैच कर जाएगा ना, इसका मतलब ये मैच कर गया है, तो कट कर दो उसको। लेकिन ये मैच किया क्या किसी से? ये लेमडा 5। ऐसा हो कि यहां से यहां आ जाए, कोई मैच किया, लेमडा 6, और यहां से यहां आए, तो ये तो मैच कर गया ना। और कोई पॉसिबिलिटी दिख रहा है? तो इसमें आएगा 6 लेमडा, यानी
6 अलग अलग रेडिएशन क्रिएटेड होंगे जिसका वैल्यू एक दूसरे से मैच नहीं होगा। ये बाद में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। लास्ट में हाइड्रोजन, इसका फॉर्मूला भी होता है डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। डेल्टा एन बोले तो दोनों का डिफरेंस, डेल्टा एन बोले तो दोनों का डिफरेंस, यानी 4 माइनस 1 3 इंटू 3 प्लस 1 4। अलग अलग फॉर्मूला होता है, सही है ना। अलग अलग फॉर्मूला लिखते हैं, n2 माइनस n1 इंटू एन, ऐसा भी लिखा रहता है n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1 बाई 2, ये भी लिखा रहता है। ये वही है डेल्टा n2 माइनस n1, ये बाद में बताएंगे। तो ये चीजें क्लियर हो गया, मतलब ये नहीं, ये तो ऐसे तुम लोग बता दिए, पॉसिबिलिटी बता रहे थे कि कैसे कैसे ऊपर से नीचे आएगा। तो जब ऊपर से नीचे आएगा तो उसके पास 6 अलग अलग वो इमिशन क्रिएट करेगा। यानी अगर डार्क लाइन होता तो उसमें 6 बार 6 टाइम्स क्या आते, अगर ये पूरा डार्क होता तो 6 टाइम्स उसको क्या मिलता, कलर मिलता। यही तो हुआ होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, 6 टाइम्स उसको कलर मिला होगा, पूरा डार्क होगा और 6 बार उसको 1 2 3 4 5 6 टाइम्स उसको कलर मिला होगा। ये जब जम मारा होगा तो एक कलर दिखा दिया होगा, ये जम मारा होगा तो एक कलर दिखा दिया होगा। तो अब हेडिंग डालना, तो ये मेन जो था वो हाइड्रोजन। अब इसमें अब हम जो बातें करेंगे वो बुक के बारे में बातें करेंगे, और खासकर इसमें बातें करेंगे कि अब हम यहाँ से डायरेक्ट एक इमिशन के बारे में, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसका हम नाम रखेंगे। तो अब यहाँ से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आसान हो जाएगा, बुक वाला सारी चीजें बता दे रहा हूँ क्या क्या है। तो अब ध्यान दो, अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स का डी एक्साइटेशन तब पॉसिबल है जब वो एक्साइटेशन हुआ होगा, अपने आप डी एक्साइट नहीं हुआ होगा। तो 5-6 क्वेश्चन को हमें लिंक कर देना है। अब यहाँ से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और ये लाइन हम बना रहे हैं ऑर्बिट, ये हाइड्रोजन के अंदर का ऑर्बिट है। ये ऑर्बिट नंबर 1 हाइड्रोजन का है, जो ऐसे सर्कुलर पाथ से नहीं लिखे, लाइन से लिख रहे हैं। दिस वन इज ए ऑर्बिट नंबर 2, जो स्टार्टिंग में एनिमेशन दिखा रहा था, हाइड्रोजन जो जंप डिक्साइट हो रहा था, n इक्वल टू 2, दिस वन इज n इक्वल टू 3, दिस वन इज n इक्वल टू 4, this one is n equal to 5, this one is n equal to 6, this one is n equal to 7, this one is n equal to 8। चलो इतना ही लेते हैं, और एक यहाँ ले लेते हैं इनफाइनाइट। ये हाइड्रोजन के अंदर हमने ऑर्बिट बना दिया, इसको हमने इनफाइनाइट मान लेते हैं, इसको हम इनफाइनाइट मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम जो देखेंगे, दिस वन इज इनफाइनाइट और ये 8 नंबर है। अब ये हाइड्रोजन एटम के अंदर डी एक्साइटेशन को देखा गया, और सारे डी एक्साइटेशन करवा के उसमें से लेमडा को ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। तो पहला बार, अब अभी क्या बताया कि डी एक्साइटेशन कहीं भी पॉसिबल है, लेकिन हम एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे कि कहीं से भी आओ, घर आओ, कहीं से भी आओ, घूम के कहाँ आओ, घर में। यानी हमने अभी क्या बोला, कहीं भी जंपिंग पॉसिबल है। तो हम मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले से यहां गया होगा और वहां से डी एक्साइट हो गया, यहां पर एक्साइट होकर गया होगा। अब यहां मत सोचना आया होगा, वो डायरेक्ट यहां आया होगा। यहां भी सोच सकते हैं, दूसरे में सोच लेंगे हम। कहीं से भी डी एक्साइट होकर कहां आके गिरे, ग्राउंड स्टेट में। यहां भी गिरेगा तो उसके लिए दूसरा हम बात करेंगे।
तो हम एक सीक्वेंस में देख रहे हैं हर चीजें कि जहां से भी गिरे दो वाला हम बात कर लेंगे अलग, यानी जो तुम सोच रहे हो सब कुछ पॉसिबिलिटी मिल जाएगा इसके अंदर। कहीं से भी आगे गिरे तीसरे से फोर में, सॉरी फोर्थ थर्ड से वन में, फोर्थ से वन में, फिफ्थ से सिक्स से सेवन से और इनफाइनाइट से वन में। अब तुम बोलोगे सर यहां से यहां भी आ सकता हूं, दूसरे में हम बात कर लेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन्स पहले एक्साइटेड होकर यहां गया होगा, वापस चला आया होगा, गया होगा वापस, यहां भी आ सकता है, वो हम अलग बात करेंगे। यहां गया हो तो यहां भी आ सकता है, हम अलग बात करेंगे उसके लिए। यहां भी आ सकता है, अलग बात करेंगे। अभी जो भी बात करेंगे हम ग्राउंड स्टेट में बात करेंगे। तो हर बार इलेक्ट्रॉन्स का डिक्साइटेशन हुआ है, ठीक है। तो डिक्साइटेशन में हर पॉसिबिलिटी देखने को मिलता है, इसीलिए हम इमिशन वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। केवल एब्जॉर्प्शन में केवल ग्राउंड स्टेट से जाना होता था, और यहां तो सारे पॉसिबिलिटी दिखा जा रहा है। तो कहीं से भी आओ और ग्राउंड में आओ डायरेक्ट, और हर बार एक क्या होगा, हर बार एक लाइट इमिट होगा, और कोई भी लाइट एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। हर बार डिक्साइटेशन होते समय एक लाइट इमिट होगा, और जो यहां से मिला मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर जो हुआ और उसके अंदर जो लेम्डा का रेंज निकाला गया, तो उसको एक नाम से जाना जाता है, दैट इज नोन एज लाइमन सीरीज। यानी लाइमन सीरीज में कहीं से भी डिक्साइटेशन हो, कहां आके गिरे, ग्राउंड स्टेट में आके गिरे, कहीं से भी आगे गिरे वो ग्राउंड स्टेट में आगे, दैट इज नोन एज। और यहां से यहां तक लेम्डा अलग अलग होगा, होगा ना। इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ, लास्ट लाइन ऑफ, यानी लिमिट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। इसको बोलते हैं एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा। तो मुझे बताओ कि फर्स्ट लाइन का लेम्डा ज्यादा होगा कि लास्ट लाइन का लेम्डा ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा लेम्डा 2 से 1 में आया होगा तो होगा, या इनफाइनाइट से 1 में आया हुआ तो होगा। लेम्डा किसका ज्यादा होगा, इसका एनर्जी कितना होता है। एनर्जी में और लेम्डा में क्या रिलेशन है, इनवर्सली है। यहां एनर्जी कितना होता है, यहां, यहां इसका डिफरेंस कितना है, इसका और इसका डिफरेंस कितना है, $13 किसका लेम्डा एनर्जी ज्यादा है,